न्यूज़ खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण आज। नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। 60 मंत्रियों के साथ में शामिल होने की संभावना। 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में लेंगे शपथ। मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में उत्तराखंड को मिल सकती है हिस्सेदारी। राज्य के 300 से ज्यादा भाजपा नेता पहुंचे दिल्ली। उत्तराखंड से मोदी कैबिनेट में प्रतिनिधित्व की दरकार। अनिल बलूनी और त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रबल दावेदार। सियासी चर्चाएं तेज। उत्तराखंड कांग्रेस नेता दिल्ली तलब। केंद्रीय हाईकमान 5 सीटों पर हुई हार की करेगा समीक्षा। संगठन में बदलाव के भी संकेत। देहरादून में डेंगू की दस्तक। 2 संदिग्ध मरीज दून अस्पताल में भर्ती। स्वास्थ्य महकमा अलर्ट। पहाड़ी जिलों में बारिश ओलावृष्टि के आसार। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान। राजधानी दून में अगले 2 दिन तक बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ में और देहरादून से सबसे पहले बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। उत्तराखंड को मिल सकती है हिस्सेदारी। तो उत्तराखंड को भी इसमें हिस्सेदारी मिल सकती है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समारोह में मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी रहेंगे मौजूद। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से भाजपा उत्साहित नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। देहरादून से खबर। नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। तो नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शपथ ग्रहण को लेकर उत्साहित भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं उत्तरकाशी से, जहां यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव में जोखिम में जान। चट्टी में नहीं हो पा रही कोई ठोस व्यवस्था। घोड़े खच्चर डंडी कंडी की छीना झपटी से श्रद्धालु परेशान। पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन की लापरवाही भी सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। पुलिस व जिला प्रशासन की लापरवाही से श्रद्धालु परेशान नजर आ रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पुलिस व जिला प्रशासन की लापरवाही लगातार सामने आ रही है, जिसके चलते श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। मजदूरों के खराब रवैये से यात्रियों को परेशानी। जगह जगह पर चेकिंग से भी श्रद्धालुओं को हो रही है परेशानी। तो ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं।
तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मजदूरों के खराब रवैये से भी यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। जगह जगह पर हो रही चेकिंग से भी श्रद्धालु परेशान नजर आ रहे हैं। और यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव को लेकर पूरी तैयारी नहीं हो पा रही है। तो यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव में जान जोखिम में नजर आती है। मजदूरों के खराब रवैये से यात्री लगातार परेशान हो रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मजदूरों के खराब रवैये से यात्रियों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव में जान जोखिम में नजर आ रही है। तो यमुनोत्री धाम के अंतिम पड़ाव में जोखिम में जान नजर आती है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर है दिनेशपुर से, जहां पर प्रत्येक शनिवार को यूथ फाउंडेशन टीम के द्वारा मात्र 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने का बीड़ा उठाया गया है। यूथ फाउंडेशन के द्वारा प्रत्येक शनिवार को 5 रुपए में भरपेट भोजन खिलाने के अलावा जिसके पास में 5 रुपए नहीं है उनको भी खाना मिल रहा है। हर शनिवार को चावल के साथ अलग अलग सब्जी दी जाती है। और इस दौरान यूथ फाउंडेशन के सदस्य प्रमोद अरोड़ा ने कहा कि हम सब दोस्त लोग यहाँ मिलकर कार्य का बीड़ा उठाया है। हमें अच्छा लगता है। हमारा उद्देश्य है कोई भूखा न रहे, और अगर कोई इस मुहिम में भाग लेना चाहता है तो वो भी भाग ले सकता है। उद्देश्य है कि जो लोग सामर्थ्य नहीं है, गरीब लोग हैं, बेचारे दिन का भोजन भी नहीं खा पाते हैं मेहनत करने के बाद भी, तो वो लोग फ्री सेवा है यहाँ पर, सभी लोग आके भोजन खा सकते हैं। उनकी इच्छा है कोई सेवा यहाँ डाले या मत डाले, हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जितना मर्जी भरपेट भोजन खाइए। हर शनिवार को यूथ फाउंडेशन की ओर से ये लगाया जाता है और 400-500-600 लोग यहाँ पर भोजन खाते जाते हैं। खबर रामनगर से, जहां बीते दिनों ग्राम आम डंडा खत्ता की रहने वाली लीला देवी पर घास काटने के दौरान रिगोंडा के समीप एक बाघ ने हमला कर दिया था। महिला का उपचार रामनगर के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना की रात को फिर से गांव में बाघ की दस्तक के बाद ग्रामीण काफी डरे हैं। वहीं घायल लीला देवी की हालत गंभीर होने के बाद उन्हें सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी रेफर कर दिया गया है। मौजूद वन विभाग के अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई। इसको लेकर काफी देर तक अस्पताल में ग्रामीण और अधिकारियों के बीच जमकर बहस भी हुई है।
देखिए, ऐसा नहीं है कि सुशीला तिवारी में इलाज नहीं होता। पूरा कुमाऊं मंडल का बहुत बड़ा अस्पताल है और वहाँ पर इलाज हो रहा है। अब ठीक है, परिवार वालों की सोच है बेहतर इलाज के लिए, तो बेहतर इलाज के लिए जो विभाग की जो भी संसाधन है उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और निश्चित रूप से प्राइवेट अस्पतालों में इलाज थोड़ा महंगा है और महंगे के इलाज के लिए परिवार वालों को भी इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि कैसे कराएंगे। अब विभाग जल्द से जल्द जो भी इसका मुआवजा है इनके परिवार वालों को दिलाएंगे। देखिए, जो उनके परिजन हैं, जो लीला देवी कल रिंगौड़ा में जो घायल हुई हैं और बाघ द्वारा घायल हुई हैं और लगातार वहाँ बाघ का आतंक बना हुआ है और कल उनको जो है यहाँ पर अस्पताल में लाया गया है और उसके मरीज चाहते हैं कि उनको जो है अच्छे से अच्छे अस्पताल में इलाज उनका कराया जाए और वो चाहते हैं KBR में उनको ले जाया जाए। और लेकिन जो यहाँ का वन विभाग है तो वो कह रहे हैं कि उसको सुशीला तिवारी में ले जाया जाए, लेकिन इसका विरोध जो है गांव वाले कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको अच्छा सा इलाज दिया जाए। अगर अच्छा इलाज नहीं दिया जाता है तो हम नहीं तो कल से कॉर्बेट का गेट बंद करेंगे, जाम करेंगे, चाहे इसके लिए हमारे मरीज को किसी भी हालत में सही करें। और हम भी कॉर्बेट प्रशासन से वन प्रभाग से इस बात को कहना चाहते हैं कि जितने भी यहाँ पर बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है और कम से कम मरीजों को इलाज मुफ्त दिया जाना चाहिए। श्रीनगर गढ़वाल में नीट परीक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय श्रीनगर के मुख्य गेट पर छात्रों के द्वारा विरोध जताया गया तथा CBI जांच की मांग की गई। इस मौके पर छात्र संघ महासचिव आंचल राणा, उपाध्यक्ष रुपेश नेगी तथा स्वाति बिष्ट ने कहा कि पेपर लीक का खतरनाक वायरस देश में फैलता जा रहा है, जिसको रोकने के लिए युवाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और सरकार से किया जा रहा है क्योंकि गरीब वर्ग के साथ इस प्रकार का छलावा हो रहा है। कि वो पेपर मेरे तक भी पहुंचना चाहिए था। मैं भी एक डॉक्टर, आपको आपके बीच में एक डॉक्टर बनने के लिए मिलती, वो धांधली जो हुई है वो मेरे तक नहीं पहुंच पाई। मुझे बहुत दुख है, तहे दिल से दुख है मुझे कि वो मेरे तक नहीं पहुंच पाए। जैसे कि हम सभी लोगों को पता है कि जो नीट की परीक्षा होती है, ये ऐसी परीक्षा है जो 12th के बाद स्टूडेंट MBBS के लिए देता है और नीट की परीक्षा के लिए बहुत सारे छात्र बड़ी मात्रा में गैप भी लेते हैं। 1 साल 2 साल का अगर बच्चा गैप ले रहा हो, लास्ट में उसको पता चल रहा है कि पेपर लीक हो गया है और लीक होने के बाद कुछ बच्चे, कुछ चंद अमीर लोग उसको पैसे में खरीद ले रहे हैं, तो ऐसे में उनका मनोबल कहीं ना कहीं गिरता है। और ये आने वाले भविष्य में जो डॉक्टर्स हम लोगों को मिलने हैं, ये जो डॉक्टर हम लोगों को मिलने वाले हैं, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ी धांधली है और इसका मुआवजा पूरे देश को भरना पड़ेगा। ये जो आज हमने खुद का चलाया वो हमने NTA का चलाया। 5 मई को जो है नीट की परीक्षा हुई थी जिसमें धांधलेबाजी की शिकायत आई। उसका रिजल्ट 14 जून को आना था, बट रिजल्ट आया 4 जून को, जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट घोषित हुआ, ताकि वो चीज कवर की जाए। उसमें ये हुआ कि 720 नंबर का नीट का पेपर होता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बट कुछ बच्चों के आए 718 और 719 नंबर। देखा जा रहा है कि एक ही सेंटर के 5 से 7 बच्चे जो है टॉपर निकलते हैं जिनके 720 नंबर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेपर लीक की खबर है। और जब एग्जाम हुआ 5 मई को, तो 5 मई से एक दिन पहले 4 मई को ही पटना पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो कि पेपर लीक मामले में शामिल थे। और यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एनडीए गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी देश में तीसरी बार अपनी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को कई बड़ी सीटों पर निराशा हाथ लगी। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद अयोध्या लोकसभा सीट पर भाजपा जीत का स्वाद नहीं चख सकी। सूबे में राम मंदिर के निर्माण के बावजूद पार्टी को मिली हार को लेकर अलग अलग दलों के नेताओं की प्रक्रिया सामने आ रही है, जहां मोदी पर तंज कसे जा रहे हैं। इन प्रक्रियाओं का पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नेत्री आकांक्षा ठाकुर ने कहा कि अयोध्या की जनता बहुत ही भोली भाली है, जो विपक्ष के झूठ के पुलंदे में फंस गए। विपक्ष ने जिस तरीके से अपनी घोषणाओं में छोटे वादे किए थे, उन वादों के चक्कर में अयोध्या की सीट हमारे हाथ से निकल गई।
मैं सबसे पहले तो मैं खुद अफसोस में हूँ कि वहाँ पे ऐसा क्यों हो गया, लेकिन अयोध्या की जो जनता है ना बड़ी भोली भाली है। वहाँ विपक्ष के उसमें आके जनता फंस गई है। जो विपक्ष ने भ्रम फैलाया है कि हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे, और सबसे बड़ा 8,500 का जो उन्होंने प्रति माह देने का वो फैलाया है भ्रम, उस चीज़ को लेके विपक्ष में अयोध्या वासी की जो जनता है फंस गई है। और दूसरी बात कि जनता को बहुत ही जल्दी समझ में आएगा कि हमने ये क्या किया है और क्या हमने खोया है, क्या हमने पाया है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता आकांक्षा ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि कांग्रेस के हाईकमान को उत्तराखंड में पदाधिकारी का परिवर्तन करना चाहिए। उत्तराखंड में कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई है। क्या स्थिति लगती है? कांग्रेस की कोई भी स्थिति नहीं है यहाँ पे। जिस कांग्रेस को आप देख रहे हो उस कांग्रेस को यहाँ बूथों पे बैठने के लिए भी कोई बंदे तक नहीं मिले। इनमें तो आपस में ही इतनी गुटबाजी चल रही है कि ये क्या हमारे सामने टिकेंगे। विपक्ष भी हमारे सामने एक तरीके से बिल्कुल खड़े होने के काबिल भी नहीं है। ये तो आपस में इतना लड़ झगड़ रहे हैं। रही बात मजबूती की, तो उत्तराखंड ने दिखाई दिया है कि कांग्रेस का यहाँ पे क्या वजूद है, क्या वजूद नहीं है। क्योंकि उत्तराखंड से जिस तरीके से 500 सीट जिता के यहाँ से भेजा है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, उसके सामने आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि विपक्ष कहाँ है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब राज्य में निकाय चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। तमाम राजनीतिक दलों के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग इसकी तैयारियों में लगा हुआ है। धामी सरकार भी निकाय चुनाव से पहले शेष बचे हुए कार्यों को जल्द पूरा करने की कोशिशों में लग गई है। और इसी बीच राज्य सरकार ने महत्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अधिकांश कार्यों को पूरा होने का दावा किया। राज्य के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने स्मार्ट सिटी के कार्यों पर खुशी भी जताई है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर मची रार लगातार जारी है। धामी सरकार एक ओर जहां प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से जल्द निकाय चुनाव कराने की मांग कर रहा है। लेकिन अब तक इस दिशा में कोई खास काम नहीं हुआ है। विपक्ष के दबाव के बीच नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना का नोटिस जारी कर सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की तय सीमा समाप्त होने के बाद राज्य सरकार द्वारा समय पर निकाय चुनाव न कराए जाने को लेकर सरकार को नोटिस जारी कर 11 जून तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं कोर्ट के नोटिस के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष पर हमलावर हो गया है। देखिए, जहां तक नगर पंचायत है, नगर परिषद है या फिर साथ में जो नगर निगम है, उनका जो चुनाव होना था वो 2 दिसंबर को कंक्लूड हो जाना चाहिए था, 2 दिसंबर 2023 को। और इन्होंने 30 नवंबर 2023 को प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया स्टेट गवर्नमेंट ने, तो जिसके खिलाफ यहाँ पर हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की, मतलब PIL जिसको हम कहते हैं। तो उसमें माननीय न्यायालय के सामने 2 बार हमारी जो सरकार की तरफ से विद्वान एडवोकेट जनरल जो है उनके द्वारा स्टेटमेंट आया था कि जो कानून है जिसमें कि 6 महीने से ज़्यादा प्रशासकों के कार्यकाल को हम नहीं बढ़ा सकते, तो हम इसी 6 महीने के दौरान यानी 2 जून से पहले करा लेंगे। सरकार लगातार कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे उद्यान घोटाले में आपने देखा CBI जांच के आदेश हुई, लेकिन सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। अब जो है निकाय चुनाव जो है समय पे कराने की बात हुई, तो उसमें भी जो है अधिकारियों ने प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया, जो है चुनाव नहीं कराए। तो ये लगातार मनमानी हो रही है। सहकारिता चुनाव में भी कोर्ट ने आदेश दिए थे, उसमें भी सरकार ने मनमानी की। तो माननीय हाईकोर्ट मुझे लगता है कि सरकार की इस मनमानी को गंभीरता से लेगा और निश्चित तौर पर जो है स्पष्ट आदेश प्रदेश सरकार को देगा। देखिए, बीच में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगी हुई थी और उस समय सभी राजनीतिक दल भी लगे थे, प्रशासनिक तंत्र भी लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगा हुआ था। इस कारण से उस समय स्थानीय निकाय के चुनाव नहीं हो पाए। लेकिन अब जैसे ही कल 6 तारीख को आचार संहिता हट गई है, तो अब सरकारी मशीनरी भी पूरी स्थानीय निकाय के चुनाव में लग गई है और भारतीय जनता पार्टी भी जो है इसकी तैयारी में अपने स्तर पर लग गई।
बता दें कि प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 साल का कार्यकाल पिछले साल 2 दिसंबर को खत्म होने के बाद सरकार ने इन्हें प्रशासकों के हवाले कर दिया था। इसके बाद भी धामी सरकार ने एक बार फिर प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार हार के डर से निकाय चुनाव कराने से बच रही है। वहीं धामी सरकार निकाय चुनाव से पहले शेष बचे विकास कार्यों को पूरा कराने में लगी हुई है। इस बीच सरकार का दावा है कि जून 2024 तक स्मार्ट सिटी के शेष कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इस बीच विपक्षी दलों के अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर भी सवाल उठाए हैं। देखिए, स्मार्ट सिटी का काम जो पिछले कायम समय से हमारे यहाँ चल रहा था और मुझे खुशी है इस बात की हम जून 2024 जो निर्धारित समय हमारा है उस समय तक हम इसका पूरा करेंगे। अभी जो काम हमारे चल रहे हैं जैसे सीवरेज का कुछ काम चल रहा है, कहीं पीडब्ल्यूडी के थोड़े बहुत काम चल रहा है, ऐसे ही हमारे यहाँ जो सिंचाई के द्वारा जो काम हमारे यहाँ ड्रेनेज के थे वो चल रहे हैं और अभी तक मैंने इनसे कहा 20 जून तक इसे कंप्लीट करना है ताकि 20 जून के बाद मानसून यदि आएगा तो काम फिर और बढ़ेगा, मतलब लिंगर ऑन होगा। आज माननीय मंत्री जी से हम लोग मिले, विपक्षी दलों को लोग, जन संगठनों को लोग, और हमारी मुख्य मांग थी कि जो बेदखली जो मकान तोड़े जा रहे हैं वो कानून के तहत हो और उसमें ये न हो कि आज सुबह आप हमारे घर में आ गए, हमको आपने नोटिस भी नहीं दिया या 2 दिन पहले नोटिस दे दिया और सुबह आ गए तोड़ रहे। ये कानून का राज नहीं है। ये एक तरीके से ये जो बुलडोजर कल्चर है, ये बुलडोजर कल्चर नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद राज्य में अब आगामी चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार एक ओर जहां विकास कार्यों को जल्द पूरा कर निकाय चुनाव में इसका लाभ लेने की कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अतिक्रमण के मुद्दे पर सरकार को घेर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस बीच कोर्ट के नोटिस ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में देखना होगा सरकार कोर्ट में इसका क्या जवाब देती है। सवाल ये भी है कि आखिर क्यों बार बार सरकार निकाय चुनाव को टाल रही है। आखिर कोर्ट में हलफनामा देने के बाद भी सरकार अब तक निकाय चुनाव क्यों नहीं करा पाई। सवाल ये भी है कि क्या सरकार मौजूदा समय सीमा में निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। जनता के मुद्दे आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।